तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वे जुआंग कुछ सोल्जर्स से लड़ रहा था जो कि डिक्सस टेरिटरी के थे। और उसके बाद वो उन लोगों के बॉस से भी लड़ाई करने लगता है। लेकिन उनका जो बॉस होता है वो वे जुआंग के ऊपर पॉइजन का यूज कर देता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हमें पर्पल ऑर्चिड हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीनू क्रोमैन से फाइट कर रही थी। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वेजुआंग और उस बॉस के बीच में फाइट दिखाई जाती है जहां पर वो बॉस अपनी चाबुक की मदद से वेजुआंग से फाइट कर रहा था। लेकिन वेजुआंग बड़ी ही आसानी से उसे मात देने में सक्षम था। और वो बॉस देखता है वेजुआंग को और यहाँ वहाँ भागने लगता है। और फिर वो वेजुआंग पर जैसे ही अटैक करता है वेजुआंग उसे अपनी तलवार से डॉज कर देता है। फिर वेजुआंग उस बॉस की चाबुक पकड़ लेता है और उसे अपने तरफ खींच लेता है। और फिर उस बॉस को एक लात मारता है जिससे कि बॉस जाके दीवार से टकरा जाता है। तभी वेजुआंग अपनी तलवार फेंकता है और वो तलवार सीधे जाके बॉस के सीने में घुस जाती है। वो बॉस तड़पने लगता है और बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो पर प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी वेजुआंग उस बॉस की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखने लगता है और उससे पूछता है कि वो आदमी कहाँ है जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। तो वो बॉस बताता है वो आदमी अभी तलघर में कैद है। और फिर वेजुआंग उसकी तलवार को और ज्यादा अंदर घुसेड़ने लगता है जिससे वो बॉस तड़पने लगता है। वेजुआंग उससे पूछता है तुम ये बताओ हानफाई के ऊपर जो लोग अटैक करने आए थे वो कौन थे, क्या तुम्ही ने उन्हें भेजा था? तो फिर वो मना कर देता है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा था, वो नाइटफॉल के सोल्जर्स थे। वेजुआंग लीडर से पूछता है तुम ये बताओ तुम्हें ये सब करने का ऑर्डर किसने दिया था? तो वो लीडर बताता है मुझे लॉर्ड वूजी ऑफ नाइटफॉल उन्होंने ये ऑर्डर दिया था। तभी लॉर्ड वूजी के बारे में वेजुआंग सोचने लगता है। तो उसे मिस जीनू की बात याद आती है कि नाइटफॉल जो था वो 4 फियरलेस वॉरियर्स की मदद से बना हुआ था। और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एसोसिएशंस भी जुड़े हुए हैं जो कि हजारों की संख्या में हैं। फिर हमें मोया, बायफैंग और क्रोमैन और उसके पीछे बहुत सारे असेसिन्स खड़े दिखाई देते हैं। फिर मिस जीनू बताती हैं कि इन लोगों का कोई नाम नहीं है, इनका सिर्फ कोड नेम्स है। वेजुआंग उस लीडर से पूछता है तुम उस आदमी को क्यों कैद रखे हो और साथ ही साथ ये भी बताओ कि उस आदमी के बारे में तुम क्या जानते हो। तो वो लीडर बताता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस ऑर्डर का पालन कर रहा था। वेजुआंग उस लीडर को वहीं पर छोड़ देता है और आगे बढ़ने लगता है और कहता है तुम तो एक छोटे से प्यादे थे। लेकिन वो लीडर बहुत चालाक होता है और वो पीछे से वेजुआंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वेजुआंग उसी के हथियार से उसी के गले को काट देता है और वहीं पर वो लीडर खत्म हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वे जुआंग बेसमेंट के अंदर जाने लगता है। बेसमेंट में वो देखता है कि बहुत सारे कंकाल पड़े हुए हैं और वहीं पर वो एक आदमी को देखता है जो चेन से बंधा होता है। वे जुआंग उसे बड़े ही गौर से देखने लगता है और उसके पास जाने लगता है। उसके पास पहुंचने पर उसे कुछ याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो उस दिन हानफाई का पीछा कर रहा था और इसी आदमी का ब्लड उसे उस दिन चेकिंग के दौरान मिला था। फिर वेजुआंग उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? तो आदमी बड़े ही मिथिकल वे में बताता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ जो सिर्फ गायब होने के लिए आया है। वेजुआंग फिर उससे पूछता है क्या तुम बायू से हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब वेजुआंग उस बुड्ढे से बात कर रहा था। वो बुड्ढा बताता है कि बायू में बहुत सारा ट्रेजर है, वहाँ पर रेनिंग फायर की खदानें हैं जहाँ पर बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं और वो जेम्स स्टोन बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं और ये स्टोन तुमने नोंग यू के पास भी देखा होगा। फिर वो बुड्ढा बताता है कि इन्हीं सभी चीज़ों के कारण और इन माइंस के और इतने सारे प्रीशियस स्टोन के कारण ही बायू इतना ज़्यादा वेल्दी और हेल्दी स्टेट बन गया। और इन्हीं सब के कारण वहाँ का जो राजा था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और उसका नाम मास्टर रेनिंग फायर रख दिया गया। वो जो राजा था वो बहुत ज़्यादा दयालु था और लोगों की बहुत मदद किया करता था। लेकिन बायू के स्टेट को 3 हेयरलेस भेड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया और लोगों को वो बहुत ज़्यादा सताने और मारने लगे। उन्होंने सारी की सारी माइंस को पूरी तरीके से लूट लिया और बायू को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया और आपस में उन्होंने सारे के सारे खजाने को बांट दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइफ एंड डेथ ओथ उन्होंने आपस में रखी और फिर वो तीनों भी मारे गए और अब ये खजाना कहाँ है और किसके पास है ये किसी को नहीं पता। इन सभी हेयरलेस वॉल्व से बचाने के लिए हान स्टेट ने लेफ्ट मिनिस्टर को बायू में भेजा। लेकिन लेफ्ट मिनिस्टर बहुत ज़्यादा कमीना था। वो वहां जाकर उनकी मदद करने की जगह उन्हें लूटने का प्लान बनाने लगा और उसने सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया। वेजुआंग उस बुड्ढे से पूछता है कि जब वायु में युद्ध हो रहा था तो वहाँ लेफ्ट मिनिस्टर के अलावा भी कोई और सेनापति होगा? तो वो बुड्ढा बताता है कि हाँ, वहाँ पर बाई करके एक सैनिक था। लेकिन उसके बाद वेजुआंग पूछता है
कि वहाँ पर से क्या कोई और बचकर जिंदा नहीं आया जो हमें ये सब बता सके, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कोई ना कोई बचा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की का कमरा दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से तैयार होकर अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, और अचानक वो देखती है तो उसके सामने कोई आदमी होता है जिसे वो माय लॉर्ड करके संबोधित करती है और उससे बातें करने लगती है। फिर वो लड़की उस आदमी से बोलती है कि लॉर्ड, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और वो आदमी बोलता है, इसीलिए तो तुम मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट हो। फिर वो उस लड़की को अपने गले से लगा लेता है और वो उस लड़की को बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर की बह रहे ब्लड को तक महसूस कर सकता हूँ, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे ठंड लग रही है। हमें पता चलता है कि ये जो आदमी था इसका ब्लड बिल्कुल ठंडा है और इसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। फिर ये आदमी उस लड़की से बोलता है कि प्लीज़ मुझे ब्लड मरकरी बताओ। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है वापस से जीनू की तरफ, जो कि द क्रोमैन से फाइट कर रही थी। और यहाँ पर जैसे ही क्रोमैन उसके ऊपर तलवार चलाता है, वो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है और फिर बड़ी ही आसानी से अपनी स्नेक स्वॉर्ड की मदद से क्रोमैन को बड़ी ही अच्छी टक्कर दे रही थी। क्रोमैन उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिस जीनू स्नेक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती थी और वो उसकी तलवार भी छीन लेती हैं और क्रोमैन वहीं पर हारा बैठा होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर वापस से वेजुआंग के ऊपर आता है जो उस आदमी से बात कर रहा था। वेजवांग उस आदमी से पूछता है, क्या तुम्ही ने लेफ्ट मिनिस्टर ऑफ द वॉर का कत्ल किया है? तो वो आदमी कहता है कि मेरी हर एक सांस उस आदमी को मारने के लिए तड़प रही थी। उसने बायू के लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेसमेंट में कोई और आदमी आ चुका है, और ये कोई और नहीं, मोया होता है जो कि बेस्ट असिस्टेंट होता है नाइटफॉल का। लेकिन जैसे ही वेजुआंग पीछे मुड़ता है, सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस से क्रोमैन का सीन दिखाया जाता है जो कि पर्पल ऑर्चिड हाउस में रहता है। तभी वहाँ पर मिस जिनू के रूम में हानफाई आ जाता है और वो क्रोमैन हानफाई को बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं दुआ करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था कि डिक्सिस टेरिटरी के लीडर ने वेजुआंग को बताया था कि लॉर्ड वूजी करके नाइटफॉल में एक आदमी है और उसी ने मुझे ऑर्डर दिया था हानफाई को मारने का। उसके बाद वेजुआंग उस लीडर को भी मार देता है और उसके बाद वो बेसमेंट में आ जाता है और उस आदमी से बात करने लगता है। फिर वो पीछे देखता है तो उसे एक आदमी की आहट होती है जो कि मोया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड मर्करी उसके साथ होता है, और हमें ये भी दिखाया जाता है कि क्रोमैन मिस जीनू से हार चुका है। तो अब आगे मिस जीनू उस क्रोमैन से बोलती है, मुझे पता था तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे फिर से नोंगयू को मारने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी थी। पर मुझे ये जानना है तुम उसे क्यों मारना चाहते थे, और तुम इतने एम्बेरस्ड और इतने ज़्यादा हल्के इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुम एक लड़की से हार गए। मैंने सही कहा ना मिस्टर वूजी? यहाँ पर हमें रिवील होता है कि यही क्रोमैन मिस्टर वूजी है, और जिसके बारे में वो डिक्सिस टेरिटरी का लीडर वेजुआंग को बता रहा था। मिस जीनू बोलती है, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ छुपाए हुए हो, और फिर मिस जीनू वहीं पर बैठ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डिक्सिस टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेजुआंग बेसमेंट में था और वहीं पर मोया आ जाता है। मोया बेसमेंट का दरवाज़ा बंद करने वाला होता है, लेकिन तभी जो वेजुआंग था वो एक पत्थर उठाता है और अपने पैर से मारता है और उस दरवाजे को बंद होने से रोक लेता है। उसके बाद वो मोया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मोया अपने जो पंख थे वो उसकी तरफ फेंक देता है और वो उन पंखों को उस आदमी की तरफ फेंकता है ताकि वो आदमी मर जाए। लेकिन वेजुआंग सही समय पर अपनी तलवार चला देता है और उस आदमी को उन पंखों से बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर जो बेसमेंट का रूम होता है वो पूरी तरीके से क्लोज हो चुका था, और अब वेजुआंग यहाँ वहाँ देखने लगता है तो उसे बहुत सारे कंटर्स दिखाई देते हैं जिनमें बहुत सारा ऑयल भरा होता है, और वो उन सभी को चेक करने के लिए आगे जाता है। जैसे ही वो उनमें चेक करता है तो ऊपर से मोया की आवाज़ होती है कि अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने वाली है। और जैसे ही ये चेक कर लेता है तो इसे पता चलता है इन सभी कंटर्स में बहुत सारा ऑयल भरा हुआ है, और जिससे कि ये मोया हम सभी को जलाने वाला है। फिर मोया अपने दो पंखों को जला लेता है और बेसमेंट में उन पंखों की मदद से आग लगवा देता है, और आग पूरे बेसमेंट में पहुंच जाती है। और वेजुआंग ये देख करके बिल्कुल हैरान हो जाता है और थोड़ा सा घबराहट आने लगती है। वो आदमी भी थोड़ा घबराने लगता है और देखता है कि अब उसकी मौत होने वाली है। तभी उस ऑयल के कारण पूरे के पूरे बेसमेंट में आग लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है
हमें जनरल का विला दिखाया जाता है। इस विले के अंदर हम देख पाते हैं एक मोटे आदमी को, और यही होता है एमेराल्ड टाइगर, और इसका नाम फ्यूसी हु होता है, और ये वन ऑफ द 4 फियरलेस वॉरियर्स में से एक होता है जो जनरल के लिए काम करते हैं। और उसके साथ जनरल भी वहाँ पर बैठा होता है। तभी जनरल उससे बोलता है कि लास्ट बार जो तुमने चीज़ भेजी थी मुझे, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। एमेरल्ड टाइगर बताता है कि जनरल ये ज़रूर आपकी कोई गलती होगी, मैंने तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें भेजी हैं और हमेशा भेजता आया हूँ, और हमेशा आपके लिए ऐसी चीज़ें लेते आऊँगा। तभी जनरल उस वाइन की तरफ देखता है और एमेराल्ड टाइगर से बोलता है कि ये तुम्हारी ये वाइन बहुत ही अच्छी लगी मुझे, लेकिन मुझे कोई एक लड़की चाहिए जो मेरी प्यास बुझा सके। एमेराल्ड टाइगर बताता है कि वो वुमेन जो आपने हान स्टेट के किंग के पास भेजी थी, जिसका नाम टाइड इंचेंट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओहदे पे पहुंच चुकी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी वो अपने पीछे बगावत कर सकती है? फिर वो जनरल बताता है कि नहीं, वो हमारे खिलाफ कभी नहीं जा सकती, भले ही उसने पूरे हान स्टेट को अपने कब्जे में कर रखा हो। तभी जो एमेरल्ड टाइगर होता है वो वाइन का कप उठाता है और जनरल की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है, जनरल आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए एक ऐसी लड़की लाऊंगा जिसको आप हमेशा अपने पास रखोगे और वो हमेशा आपको खुशियाँ देती रहेगी। फिर ये दोनों फिर से टाइड एंचेंट्रेस के बारे में बात करते हैं कि टाइड एंचेंट्रेस बहुत सारी लड़कियों के बीच रहती है, लेकिन उसको कभी भी अपने पोजीशन खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत ही है। तभी हम देखते हैं कि जनरल के पास जो लाइट लैंप चल रहा था वो तभी बुझ जाता है और वहाँ के सभी लैंप्स बुझ जाते हैं, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर एंट्री हो चुकी है द ब्लड मार्क्विस की, जो कि वन ऑफ द 4 फियरलेस वॉरियर्स में से एक है जो कि जनरल के लिए काम करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्रोमैन और मिस जीनू को देख पाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस जीनू उससे बोलती है कि तुम जनरल के लिए काम करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनरल का कुछ ऐसा प्लान होगा कि तुम जा कर के इस लड़की का मर्डर करो। ज़रूर ये तुम्हारा खुद का प्लान होगा। कैसा होगा अगर मैं जाके जनरल को बता दूं और फिर वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करे? तो क्रोमैन बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहता कि जनरल को इस बारे में पता चले। मिस जीनू उसे और ज़्यादा डराने लगती हैं और कहती हैं, सोचो ज़रा, एक बार अगर जनरल को पता चल गया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। फिर मिस जीनू बताती हैं कि मुझे पता है तुमने वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और इन वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन में तुमने सभी लोगों के नाम पंछियों के नाम पर रखे हैं, और ये सभी असेसियंस हैं। मिस जीनू उसको धमकाती है और कहती है, जल्दी से मुझे सच बता दो, क्योंकि तुमने तो पर्पल ऑर्चिड हाउस पे हमला कर दिया है और इसका रिवॉर्ड तुम्हें तुम्हारी डेथ से देना होगा। उसके बाद ये जो क्रोमैन था वो बोलता है कि सिर्फ एक मामूली सी लड़की के लिए तुम मुझे मार दोगी? तो मिस जीनू बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं और कहती हैं वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। फिर क्रोमैन उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बिना किसी प्लान बी के तुम्हारे पास यहाँ मरने के लिए आ जाऊँगा? और क्रोमैन बड़ी ही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है जैसे उसने कोई जाल बुना हो। तभी हम देखते हैं कि मिस जीनू के रूम पे हानफाई आ चुका है और मिस जीनू क्रोमैन के सामने है। तभी वहाँ जो खिड़की खुली होती है वो लोग उस खिड़की की तरफ देखते हैं और उस खिड़की से बहुत सारे तीर आने लगते हैं, जिससे हानफाई को बचाने के लिए मिस जीनू अपनी स्नेक स्वॉर्ड का यूज़ करती हैं और उन सभी तीरों को धीरे धीरे करके काटने लग जाती हैं। और वहाँ पर बहुत सारे तीर आने लगते हैं जिससे वो हानफाई को बचाते हुए उसे एक टेबल के नीचे ला देती है, लेकिन तीर इतनी ज़्यादा मात्रा में आ रहे थे कि वो टेबल के नीचे भी हानफाई सेफ नहीं था और मिस जीनू भी बड़ी ही मुश्किल से उन तीरों से बच पा रही थी। मिस जीनू अपनी स्नेक स्वॉर्ड से एक शील्ड बना लेती हैं और जैसे ही वो हानफाई को उठाने लगती हैं तो हम देखते हैं कि मिस जीनू के पीछे बहुत सारे तीर हैं, और मिस जीनू को बचाने के लिए हानफाई मिस जीनू को नीचे कर लेता है और खुद उन तीरों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर मिस जीनू बड़ी हैरान हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है डिक्सिस टेरिटरी की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोया वहाँ खड़ा होता है वो ये सोचता है कि अब तक तो वेजुआंग मर चुका होगा, और इस लीडर को भी मरा देखकर वो बोलता है कि ये किसी काम का नहीं था। फिर मोया वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे कोई हलचल सुनाई देती है और वो अचानक पीछे मुड़ के देखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि बेसमेंट की दीवार टूट चुकी है और वहाँ से कोई आदमी बाहर आ रहा होता है, और यही आदमी होता है वेजुआंग। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है पर्पल ऑर्चिड हाउस का सीन, जहाँ पर बहुत सारे तीर हानफाई के ऊपर गिरने वाले होते हैं जिसे मिस जीनू देख रही थी। और तभी मिस जीनू एक अजीब से आदमी को, जो कि मास्क मैन था,
वो बहुत ही तेजी से हानफाई के पीछे आ जाता है और उसके अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा था। उसके हाथ में एक बहुत ही अजीब सी तलवार थी जो हमने हानफाई के केस में भी देख रखी थी, जो कि हानफाई छुपा के रखता था हमेशा। इस आदमी के चारों तरफ से ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर ये आदमी है कौन। और इसी के साथ ही हमें बेस्ट असेशन ऑफ नाइटफॉल मोया और वेजुआंग की फाइट भी देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप और आपके परिवार वाले हमेशा खुश रहें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।